कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में पेश हुआ हूँ एक और वीडियो लेके। और उससे पहले आज बात कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत एक खुशी भरी बात, एक छोटी सी खुशखबरी आप लोगों के लिए। और मैं ये ज़रूरी समझ रहा था कि ये छोटी सी खुशी आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूं। इसका एक कारण भी है। जो खुशी आप लोगों ने मुझे दी है उसके हकदार भी आप ही हैं। उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो आप लोगों को ही जाता है। तो ज़्यादा मैं छुपाने वाला नहीं हूँ, उसके बारे में आज बात करते हैं। बहुत कम दिन हुए हैं मुझे यूट्यूब पे अपने क्लासेस लेते हुए। हालांकि चैनल काफ़ी टाइम से मैंने बनाया हुआ है, पर बीच में लगभग 7 से 8 महीने मैंने चैनल के ऊपर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की। जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद में धीरे धीरे मैंने इस पर काम करना शुरू किया। और अब एक अच्छी रफ्तार के साथ मैं धीरे धीरे अपनी जो वीडियोस हैं वो लगातार डाल रहा हूँ। तो आज की अगर मैं बात करूँ उस छोटी सी खुशखबरी की, गुड न्यूज़ की, तो वो ये है कि अब तक मैं टोटल 100 सब्सक्राइबर को गेन कर चुका हूँ। मीन्स कि आज के दिन ही सुबह सुबह ही जब मैं उठ के मैंने जब मोबाइल संभाला तो उसमें देखा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 100 हो चुके हैं। और उसके जस्ट ही कुछ टाइम बाद ही एक और नोटिस दिखाई दिया कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो 1000 मिनट देखा जा चुका है। मीन्स 1000 मिनट को वो कवर कर चुका है। और फिर अगर बात करूँ व्यूज़ की तो लगभग 1000 व्यूज़ अब तक आ चुके हैं। तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है जिन्होंने मेरे वीडियोस पे और आपके अपने चैनल पे इतना फेथ दिखाया। मैं उम्मीद करूँगा कि आप यूं ही आपका प्यार बनाए रखें, आपका अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखें और आप यूं ही कमेंट करते रहें। जैसे जैसे आपकी फीडबैक बैक होगी उसी तरीके से मैं कोशिश करता रहूँगा और सुधार करने की और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। आप लोगों के द्वारा जो सकारात्मक ऊर्जा मुझे दी जा रही है कमेंट्स के रूप में, लाइक के रूप में और सब्सक्राइब के रूप में, तो उससे मैं लगातार ऊर्जावान बना रहता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जो वीडियोस हैं उनमें वो सब सारी चीज़ें मैं इम्प्रूव करूँ जहाँ जहाँ कुछ छोटी छोटी कमियाँ भी रहती है। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सा बड़ा वाइट बोर्ड लेकर आऊँ, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारी चीज़ें हैं वो अनबैलेंस हो चुकी है। इसके साथ साथ कोशिश करूँगा कि पूरा एक बड़ा रूम हो और एक बड़ा बोर्ड जो होगा उसके ऊपर बहुत सारा मैं कंटेंट लिखूँगा। वीडियोस की जो लेंथ है धीरे धीरे वो बढ़ाना शुरू करूँगा। और बहुत जल्दी मैं एक और नया जो कोर्स है वो लॉन्च करने वाला हूँ जो रिलेटेड होगा पॉलिटिकल साइंस के कॉन्स्टिट्यूशन से, या बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, और जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होगी वन डे जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। मींस वन डे एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स आते हैं पॉलिटिकल साइंस के, हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी वो वीडियो में डालना शुरू कर दूंगा। तो आज ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं +2 पॉलिटिकल साइंस की जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में। कल तक हम डिस्कस कर चुके थे कि जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, वो टूटा कैसे, उसके पीछे कारण क्या थे। आज बात करते हैं कि विघटन की परिणतियाँ क्या थी, या जो डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का उसके बाद क्या क्या रिजल्ट दिखाई दिए। तो मेनली उन रिजल्ट्स की को हम डिस्कस करेंगे। पहली ही लाइन देखिए, 3 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। मीन्स आफ्टर द disintegration of the USSR, 3 टाइप ऑफ इम्पैक्ट सीन ऑन दी वर्ल्ड। और तीनों ही जो इम्पैक्ट हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं पहले फर्स्ट टाइप ऑफ जो इम्पैक्ट है उसकी, कि जैसे ही कोल्ड वॉर का अंत हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इसके साथ ही जो कोल्ड वॉर था, जो शीत युद्ध था,
उसका अंत हो गया। दुनिया के बीच जो टेंशन का जो माहौल था वो अब खत्म हो चुका था। सबसे बड़ी बात तो यही थी। सेकंड की अगर बात करें, एंड ऑफ द आर्म्स रेस मीन्स कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज करने को लेकर या दूसरे जो जो हथियार थे उनको लेकर लगातार वो उनकी संख्या बढ़ा रहे थे, लगातार उनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे थे। वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो चुका था। मीन्स कि अब हथियारों को इकट्ठा करने की जो होड़ थी वो खत्म हो चुकी थी और इस होड़ की जगह जो पैसा था वो अब खर्च होना होगा किसके ऊपर? लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर, लोगों के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट की अगर बात करें, एंड ऑफ द ग्रुप्स, कि जितने भी ग्रुप्स बनाए गए कोल्ड वॉर के दौरान, चाहे हम वार्सा पैक्ट की बात करें या कुछ दूसरे ग्रुप्स की बात की जाए, वो लगभग सारे ग्रुप खत्म हो गए। बट इस दौरान एक ग्रुप बना रहा, दैट इज नाटो। नाटो उस टाइम भी था, आज भी नाटो है, जो कि अमेरिकन ग्रुप है। मीन्स कि इसके अलावा जितने भी ग्रुप बनाए गए वो कोशिश ये रही कि वो सारे ग्रुप डिसॉल्व कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। मीन्स अब दोनों रिवाइवल्स के बीच ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल हो चला था। नेक्स्ट, सेटअप इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना। मीन्स जैसे ही कोल्ड वॉर का अंत हुआ, पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल जो पीस थी वो स्टैब्लिश हुई। बिकॉज इससे पहले दोनों देशों के बीच जो डिफिकल्टी चल रही थी, दोनों देशों के बीच जो प्रॉब्लम चल रही थी, दोनों देशों के बीच जो टेंशन चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी थी। दुनिया के ऊपर से तीसरा जो वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर थर्ड का जो डर था वो अब टल चुका था कंप्लीटली। मीन्स कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर खत्म होने के पीछे बहुत सारे पॉजिटिव जो रिजल्ट थे वो हमें दिखाई दिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लें, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। फर्स्ट में हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया और उसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड इम्पैक्ट की या सेकंड तरीके की जो रिजल्ट थे उनकी। अब देखिए, जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो बहुत सारे रिलेशंस में चेंजेस दिखाई दिए। कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो पहले दोस्त थे पर कोल्ड वॉर के चलते वो दुश्मन बने, और कुछ ऐसे कंट्रीज जो पहले दुश्मन थे कोल्ड वॉर के दौरान वो दोस्त बने। और इसी तरीके का एक बड़ा चेंज दिखाई दिया आफ्टर द कोल्ड वॉर। मीन्स 1991 के बाद जो इंटरनेशनल जो रिलेशन थे उनमें बड़ी चेंजेस दिखाई थी। बिकॉज जो यूएसएसआर था जिसके 15 देश थे वो अब टूट चुके थे और वो टूट के अलग अलग हो चुके थे। और जब वो अलग अलग हुए तो उन्होंने अपने तरीके से अलग अलग देशों के साथ रिलेशन प्रमोट करना शुरू किया। नेक्स्ट की बात करें, हेगेमनी ऑफ द यूएसए। मीन्स कोल्ड वॉर के बाद जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ, इसके बाद पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति बच गया, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया कि पूरी दुनिया में वही सबसे पावरफुल है, वही सबसे हाई पावर रखता है। इसीलिए अमेरिका की इसी पावर को, अगर हम बात करें यूएसए की पावर्स की, तो उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। हालांकि हेगेमनी ऑफ यूएसए जो चैप्टर है वो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल पावर की, अगर हम बात करें हार्ड पावर की, और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव या कल्चर पावर की, तो तीनों ही पावर में जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो इसके लिए जो पावरफुल था अमेरिका इन तीनों एरियाज में, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, दैट इज हेगेमनी। हेगेमनी जो है वो एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है ऑल पावरफुल, सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली होना। अब अमेरिका जो था वो एक शक्तिशाली देश बन चुका था। उसने ये तय कर दिया, उसने ये बता दिया कि पूरी दुनिया में एक ही शक्तिशाली देश है, वो है अमेरिका। और उसके द्वारा बहुत सारे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इंस्टीट्यूट थे, वो सेटअप किए गए। चाहे हम बात करें आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, या हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, दोनों ही इंस्टीट्यूशन ने दुनिया के अलग अलग देशों को
जो पैसा था वो देना शुरू किया, उनकी वीकनेसेस को रिमूव करने के लिए, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या यूँ कहें कि यूएसएसआर से जो 15 कंट्रीज निकले, उन कंट्रीज की कमजोरियों को दूर करने के लिए इन दोनों ही संस्थाओं ने, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने इन कंट्रीज को लोन के रूप में पैसे दिए ताकि ये कंट्रीज अपने आप को डेवलप कर पाएं, अपने आप को अच्छा कर पाएं। फिर बात आती है कि इसके साथ साथ जो कंट्रीज अमेरिका से जुड़ रहे थे या जो कंट्रीज यूएसएसआर से निकले, इस ग्रुप से जो कंट्रीज भी निकले, उन्हें ये लग रहा था कि जो यूएसए का जो मॉडल है, यूएसए का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, इसलिए उन लोगों को जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसा किया भी। कुछ कंट्रीज ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने साम्यवाद को ही बनाए रखा, या साम्यवाद के अंदर दूसरी चीज़ों को मिक्स करके एक मिक्स मॉडल को उन्होंने अडॉप्ट किया। मीन्स कहीं ना कहीं दुनिया के देशों में एक चीज़ निकल कर आई, वो थी कि कैपिटलिज्म जो मॉडल है वही बेस्ट मॉडल है, अमेरिकन जो मॉडल है वही सबसे अच्छा मॉडल है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप इम्पैक्ट की। पहला जो इम्पैक्ट था वो ये था कि एंड ऑफ द यूएसएसआर और राइज ऑफ द एज ए सक्सेसर ऑफ रशिया। मीन जो यूएसएसआर था उसके टूटने के बाद में रशिया एक सक्सेसर के रूप में, एक उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया, और इसके द्वारा ही जो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज थी, जो समझौते थे, वो किए गए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं राइज ऑफ द न्यू स्टेट्स, कि जो भी यूएसएसआर था उसके टूटने से जितने भी कंट्रीज निकले, टोटल 15 निकले, 15 स्टेट फ्री हुए, और दुनिया का जो मैप था, वर्ल्ड अगर मैप की बात करें तो उसमें बहुत सारे जो चेंजेस थे वो दिखाई दिए। चेंजेस क्यों दिखाई दिए? क्योंकि जो 15 देश थे उनकी बाउंड्रीज चेंजेस हुई, इसके साथ साथ उनके अंदर जो सरकारें थी वो बदली, और सरकारों के बदलने से जो वर्ल्ड मैप था उसके अंदर अलग अलग तरीके के जो कलर थे वो अडॉप्ट हो गए। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड मैप था उसमें चेंजेस दिखाई दिए, बाउंड्रीज में चेंज हुए, और जो नए स्टेट थे वो दुनिया के सामने अब निकल कर आए। इसके साथ साथ जो देश नए जिन्होंने फ्रीडम गेन की या जो यूएसएसआर से अलग निकले, उन सबके अपने अपने थॉट थे, अपने अपने व्यूज थे, अपने विचारों के अनुसार, अपने विचारों के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू देयर फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल सिस्टम, या अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम, उन्होंने एक अलग तरीके की जो गवर्नमेंट थी, अलग अलग तरीके की जो सरकारें थी, उनको उन्होंने अडॉप्ट किया, या अपने एरिया में जो बेस्ट सुटेबल सरकार हो सकती है उस टाइप की सरकार उन्होंने अडॉप्ट की। चाहे वो सरकार कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग थी, चाहे वो सरकारें डेमोक्रेटिक थी, चाहे वो सरकारें कम्युनिज्म की सरकारें थी। अब जैसे जैसे टाइम निकला तो पूरे जो वर्ल्ड थी उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्लेयर्स थे, मींस कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टेट्स थे वो और दिखाई दिए, जिनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ। अगर हम बात कर लें चाइना की, अगर हम बात कर लें इंडिया की, बात करें हम जापान की, या बात करें हम कुछ और इंस्टीट्यूशंस की, तो बहुत सारे ऐसे एक कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे ग्रुप निकल कर आए जो अब एक नया कंसेप्ट आपके सामने लेकर आए, जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, और कहीं ना कहीं इस युग में फिर से कुछ नई चीज़ें दिखाई दी। तो आज का जो टॉपिक था वो इतना ही, बहुत छोटी सी वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। सो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।